नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो लोड ट्रांसफार्मर के बारे में विथ फेजर डायग्राम। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि नो लोड ट्रांसफार्मर का जो है क्या होता है, और इसको फेजर डायग्राम से मतलब इसका जो नो लोड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम सहित व्याख्यान कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे हम फेजर डायग्राम को बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से वीडियो बस अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्विक एक बार रिवीजन 2 मिनट के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। बात समझ में आ गई। हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन भाई? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। कहाँ है भाई प्राइमरी वाइंडिंग? देखिए ये हम आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखा हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला वाइंडिंग, इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और ये जो आपको वाइंडिंग दिख रहा है इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। हमने आपको ये बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, ये भाई क्या है पहले यहाँ पे लिख देना। ये जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये क्या है भैया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ध्यान से समझिए एक एक चीज, एकदम से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है भाई? प्राइमरी वाइंडिंग जो है उस वाइंडिंग को कहते हैं जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है। यानी जो वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड होता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो लोड से कनेक्टेड होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जो लोड से कनेक्टेड होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई लोड ही नहीं दिख रहा है। वही तो बात है भाई, नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब हमारा सवाल बनता है ये क्या होता है। देखिए ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है, तो उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर। यानी जिस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होता है उस ट्रांसफार्मर को हम नो लोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अगर नो लोड ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें हमें एक चीज देखने को मिलेगा, क्या? सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा? लोड कनेक्टेड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लोड कनेक्टेड नहीं होगा। और भाई जब लोड कनेक्टेड नहीं है, देखिए यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं होता है, तो ये कौन सा सर्किट बन जाएगा? ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट, ठीक है। ऐसे सर्किट को CKT लिख दिए, समझ जाएंगे। ओपन सर्किट, बात समझ में आ गई। देखिए ओपन सर्किट है ये, यानी क्लोज सर्किट नहीं है। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, अच्छा ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा? ओपन सर्किट होगा तो इसका मतलब कि यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में करेंट, ध्यान से समझिएगा, करंट फ्लो नहीं करता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है? नो लोड ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होता है उसे नो लोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होगा? जब लोड कनेक्टेड नहीं होगा यानी ओपन सर्किट होगा। देखिए ओपन सर्किट है यानी खुला हुआ ओपन सर्किट है, और जब ओपन सर्किट होगा इसका मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई इतना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है एट नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन, नो लोड की कंडीशन में क्या होता है? अब समझ में आ रहा है ना कि नो लोड का मतलब क्या हो रहा है। नो लोड का कंडीशन का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में हम कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जब हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को, तो यहाँ पे देखिए अब लोड तो कनेक्टेड है नहीं, और जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ तब क्या होगा कि जब हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो डिमांड इधर है ही नहीं करंट की, तो इसलिए इसमें स्मॉल करंट फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग में।
बात समझ में आ गई। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आया कि जब हम नो लोड की कंडीशन में क्या होता है कि जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को, समझिए जो बोल रहे हैं ध्यान से समझिए कि जब हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से तो एक इसमें स्मॉल करंट फ्लो होता है जिसे हम आई नॉट से दिखाते हैं। बात समझ में आ गई। ये कौन सा करंट है? स्मॉल करंट फ्लो होता है और ये किस में फ्लो होता है? प्राइमरी वाइंडिंग में। ये PW मतलब प्राइमरी वाइंडिंग। वैसे चैनल का नाम क्या है? पॉलिटेक्निक वाला, तो मिल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या कि जो ये आई नॉट है, यानी आई नॉट क्या है भाई? इसे हम कह सकते हैं नो लोड करंट। क्या कह सकते हैं? इसको एक नाम से भी जान सकते हैं, नो लोड करंट। नो लोड करंट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये नो लोड के कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसे कहेंगे नो लोड करंट। और नो लोड करंट कहाँ पे फ्लो करता है? प्राइमरी वाइंडिंग में। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नो लोड करंट है आई नॉट, ध्यान से समझिएगा, ये जो नो लोड करंट है आई नॉट, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन भाई? एक होता है आई एम कह सकते हैं या तो आई म्यू कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, आई म्यू, ठीक है। और एक होता है आई डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए जो ये आई एम है या आई म्यू कह सकते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट या कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। और ये क्या है? वर्किंग कंपोनेंट। क्या समझ में आया कि जो हमारा ये नो लोड करंट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नो लोड करंट, ठीक है। तो देखिए ये नो लोड करंट है और नो लोड करंट दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में इसको बांट दिए। नो लोड करंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IM या IMU और दूसरा IW। IM या IMU क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और ये जो है कि वर्किंग कंपोनेंट है। तो इसके दो कंपोनेंट है आई नॉट के, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट। अब इन दोनों का काम क्या है भाई? चलिए आइए समझते हैं। देखिए तो ये जो है आई म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये क्या करता है? तो आप पहले थोड़ा सा ये फिगर देखिए, ये क्या है भाई? ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर का क्या होता है? ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा, ये होता है कोर। क्या होता है? कोर। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है? इस कोर को मैग्नेटाइज करने का काम करता है। क्या करता है? मैग्नेटाइज करता है। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है? मैग्नेटाइज करता है किसको? कोर को। बात समझ में आ गई। मैग्नेटाइज करता है कोर को, ठीक है। और क्या करता है यहाँ पे समझिएगा। और यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आई म्यू है यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये क्या करता है? अब मैग्नेटाइज करेगा यानी कोर को मैग्नेटाइज करेगा, इसका मतलब कि इसमें क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है? फ्लक्स को जनरेट करता है, ठीक है। एकदम ध्यान से एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। अगर यहाँ समझ में आ गया तो फेजर डायग्राम आपके लिए हलवा है, इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे बता रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं। समझ में आ गया। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है? कोर को मैग्नेटाइज करता है। कोर को मैग्नेटाइज करने का मतलब कि फ्लक्स जनरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्लक्स को जनरेट करता है, इसमें कोई एक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता है। यानी सप्लाई से जब हम कनेक्ट किए तो जो पावर था उसको कंज्यूम नहीं किया, नहीं, ये बस मैग्नेटाइज करने का काम कर रहा है, यानी फ्लक्स को जनरेट करने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसीलिए इसका एक अदर नेम भी है। क्या नेम है भाई? इसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर नहीं, रिएक्टिव कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टिव कंपोनेंट, या तो इसे एक और नाम से जानते हैं वाटलेस कंपोनेंट। वाटलेस कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाट किसका होता है? पावर का। लेस मैंने लेता ही नहीं, कम, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो आई म्यू है यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये एक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता है, यानी एक्टिव पावर को थोड़ा भी नहीं लेता है। यहाँ से जो हम सप्लाई दे रहे हैं, जो पावर आ रहा है ना इस वाइंडिंग में, इसको लेता ही नहीं है। कौन?
मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वाटरलेस कंपोनेंट या तो रिएक्टिव कंपोनेंट। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए इस पे आते हैं। वर्किंग कंपोनेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसी का सारा काम है। यानी अगर आपको जो ये वाइंडिंग आपको देखने को ये मिल रही है दोनों, तो वाइंडिंग में क्या हो रहा है, जो भी लॉसेज हो रही हैं तो वे किसके कारण होता है, वर्किंग कंपोनेंट के कारण। जैसे कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर जो है, ये जो लॉस है ये किसके कारण होता है, वर्किंग कंपोनेंट यानी आई डब्ल्यू के कारण होता है। याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम है वाटफुल कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है। वाटफुल कंपोनेंट या तो इसे कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। वाटफुल यानी ये एक्टिव, जो यहाँ पे एक्टिव पावर है, जो यहाँ से पावर आ रहा है उसको एक्चुअल में कौन कंज्यूम कर रहा है, तो वर्किंग कंपोनेंट। ये बेचारा बस क्या करता है, मैग्नेटाइज करने का काम करता है, फ्लक्स को जनरेट करने का काम करता है। लेकिन जो लॉस होता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में, वे कौन है, वर्किंग कंपोनेंट, यानी वर्किंग करंट या वर्किंग कंपोनेंट। इसके कारण क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो हम ऐसे किए हैं, ये कुछ है नहीं, ये तार है, किस चीज़ का, कॉपर का। ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि ऐसे तार लपेटा होता है, तो वही कॉपर का तार है। और भाई तार है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, भाई कॉपर का है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से आई स्क्वायर आर, ये क्या है, आई स्क्वायर आर, और ये क्या है, एक प्रकार का लॉसेज है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि आई स्क्वायर आर यानी वाइंडिंग में जो लॉस होता है उसे आई स्क्वायर आर भी कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस। ये लॉसेज वाला जो है, ये सारा टॉपिक आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब लॉसेज वाला आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो एकदम बेहतरीन से क्लियर करते चलेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक हमने क्या बताया, एक बार समझ लीजिए फटाफट। देखिए हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को लेकर, सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड होता है, हमने बताया प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे हमने समझा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जब लोड से कनेक्टेड नहीं होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जब लोड से कनेक्टेड नहीं होगा तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, नो लोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, नो लोड ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होता है। लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जब ओपन सर्किट होगा तो मतलब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है। अब समझिए, हमने बताया क्या कि नो लोड के कंडीशन में क्या होता है कि जब यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब यहाँ से जो सप्लाई देंगे तो बहुत कम करंट इसमें फ्लो करेगा, और उस स्मॉल करंट को, उस छोटी से करंट को हम नाम देते हैं आई नॉट, और आई नॉट को हम कहते हैं नो लोड करंट। नो लोड करंट क्यों करें, क्योंकि ये नो लोड पे है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नो लोड करंट। और ये नो लोड करंट कहाँ बनता है, प्राइमरी वाइंडिंग में, न कि सेकेंडरी। बात समझ में आ गया। अब समझिए, जो नो लोड करंट है उसको दो भागों में बांटा जाता है, मतलब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आई एम या तो आई म्यू, और दूसरा होता है आई डब्ल्यू। आई म्यू क्या है भैया, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, आई डब्ल्यू क्या है, वर्किंग कंपोनेंट है। अभी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का काम क्या है, जो ये कोर है, ये जो लोहे का कोर होता है, जो लेमिनेटेड शीट होता है, उसको मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि उस जो लेमिनेशन होता है, जो लोहा का बना होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें क्या करता है, फ्लक्स को जनरेट करता है। भैया आपको बता चुके हैं कि फ्लक्स जनरेट होगा तभी ईएमएफ बनेगा, तभी जो है कि इसमें करंट बनेगा, और इसकी वजह से इसमें करंट बनेगा। बात समझ में आ रही है। और इसमें देखिए यहाँ पे इसके ये मेन कंपोनेंट है, वर्किंग कंपोनेंट, इसी का काम है सारा, इसी की वजह से लॉसेज होता है, इसी की वजह से हीट प्रोड्यूस, सारा काम यही करता है, इसलिए इसे वाटफुल कंपोनेंट या तो एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। जब ये समझ गए तो आप चलिए अब हम समझाते हैं आपको फेजर डायग्राम एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फेजर डायग्राम की। देखिए अब हम समझेंगे क्या, फेजर डायग्राम। देखिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा कर दिया है। देखिए फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप वाइज बताएंगे ताकि आपको क्लियर होता चले। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, हमने आपको बार बार बताया है कि ट्रांसफार्मर में मेन काम क्या हो रहा है। देखिए हमने सप्लाई कनेक्ट किया, तो जब सप्लाई कनेक्ट किए तो यहाँ पे क्या होगा,
प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज होगा, सारा कहानी फ्लक्स पे शुरू होता है। तो फ्लक्स चेंज होता है तभी ईएमएफ बनता है, तभी करंट बनता है। इसमें जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें लिंक होगा, फिर इसमें ईएमएफ हेंस करंट बनेगा। हमारी वीडियो अगर लाइन बाय लाइन देख रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होता चला होगा। इसीलिए पहला वाला वीडियो से ही आप ये देखें, पहला वाला वीडियो देखें, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, तभी आपको एकदम एक एक चीज़ समझ में आएगा। और एक बार वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए कि आपके सारे डाउट क्लियर, क्योंकि इतना बारीकी से ये सारी चीज़ें बताते हैं। बस हाँ भाई, खिचड़ी बन जाता है ज़रूर, क्योंकि एकदम सारा चीज़ एक ही पे लिख देते हैं, लेकिन आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, एकदम बढ़िया नोट्स। ऐसे तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन नोट्स में बढ़िया लिखते हैं। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और लेकिन वीडियो पहला वाले से ही देखें। चलिए तो बात करते हैं इसकी। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या बताया कि स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मान लीजिए ये आप हैं और ये आपके दोस्त हैं। अगर आपका तुलना करना हो आपके माता पिता को, तो आप क्या करेंगे, किसी को देखेंगे कि कौन सबसे बढ़िया लड़का है, उसी से आपका तुलना करेंगे। वो नौकरी पाया तो तू काहे नहीं पाया, वो तेज है तुम काहे नहीं तेज हो, वो पढ़ रहा है तुम काहे नहीं पढ़, मतलब तुलना करते हैं। तो किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ता है। रेफरेंस नहीं मानेंगे, किसी को आइडियल नहीं मानेंगे, तो उसके बराबर पहुंचने का प्रयास कैसे करेंगे। इसीलिए जब फेजर डायग्राम बनाया जाता है तो किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं। और यहाँ पे हम रेफरेंस किसको मानेंगे, फाई एम को, यानी जो मैक्सिमम फ्लक्स है उसको। तो आइए पहला स्टेप में क्या कहते हैं, फाई एम को हम क्या करेंगे, रेफरेंस मान लेंगे। अब ये जो हम बात बोल रहे हैं ना, इसको आपको लिखना है। तो हिंदी वालों के लिए तो आसान है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा लिखने में जो नहीं बना पाते हैं उनको दिक्कत है, तो उसके लिए नोट्स है। तो बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो फाई एम क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस फेजर हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है, हमारा जो फेजर डायग्राम बनाएंगे उसके लिए रेफरेंस है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला स्टेप में हमने क्या किया, रेफरेंस मान लिया फाई एम को। दूसरा स्टेप समझते हैं हम, स्टेप नंबर 2। हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए हम क्या जानते हैं, अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट में फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, या तो आई इक्वल टू रहता तो आई एम साइन ओमेगा टी, अगर ई रहता तो ई एम साइन ओमेगा टी। हमने आपको ये सारा बात बता चुके प्रीवियस वीडियो, इसीलिए कर रहे हैं, पहला वीडियो से जरूर देखें। देखिए तो फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, तो वहाँ से जो फ्लक्स बनेगा तो इसका इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। और हम जानते हैं किससे, फैराडे लॉ से। तो पहले लिख दे रहे हैं फ्रॉम फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडे के नियम से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या आएगा भाई, E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये जानते हैं ये कैसे आया है, इस चीज़ को हम बता चुके हैं। इसी को डिफरेंशिएट करके फैराडे लॉ से जो है कि इसको लाए हैं, लेकिन उसके लिए आप दूसरा वीडियो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसको देखिए, ठीक है। तो फिर से नहीं बताएंगे। तो E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अब चूंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में भैया एक तो होता नहीं है वाइंडिंग, ऐसे 2 वाइंडिंग होती हैं। तो ईएमएफ यहाँ पे जो बनेगा, मान लेते हैं कि E1 है प्राइमरी वाइंडिंग में, और यहाँ पे जो ईएमएफ बन रहा है उसको मान लेते हैं E2 है। तो भाई ईएमएफ का इक्वेशन तो ये है एक्चुअल में, लेकिन पहला वाला टर्म के लिए, यानी हम कह सकते हैं फॉर प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो E1 लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू ई एम, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ है, और ये प्राइमरी वाइंडिंग में ही मैक्सिमम ईएमएफ है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। 1 का मतलब प्राइमरी वाले में, और M का मतलब मैक्सिमम। जैसे EM है तो यहाँ पे 1 लिख दिए ताकि प्राइमरी के लिए है। तो E1M क्या हो जाएगा भैया, साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2। क्लियर हो गया। एक एक चीज़ एकदम बारीकी से समझिए, एक बार देखनी फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए E2 उसी तरह किसके लिए, फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग, SW मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो E2 इक्वल टू E2M लिख रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, दोनों ही पहले ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों के लिए हमने ईएमएफ इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे एक बात बताइए,
कि यहाँ पे जो फ्लक्स था उसी की वजह से इसमें ईएमएफ बना और यही न फ्लक्स इसमें आके लिंक हो रहा है और इसी के कारण E2 भी बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो E1 और E2 है, यानी इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ बना है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ बना है वे सेम फ्लक्स के कारण ही बना है। दोनों के दोनों फाई के कारण ही बने, सेम फ्लक्स के कारण बने हैं, सेम फ्लक्स के कारण बने हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो E1 होगा और E2 होगा वे दोनों क्या होंगे, आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए यहाँ से एक और हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि E1 अपान में E2 इक्वल टू होता है N1 अपान में N2। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू निकालिए यहाँ से, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 N2 अपान में N1। क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए E2 को इधर भेज दिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इधर ला दिए, तो E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 N2 अपान में N1। इसका मतलब क्या है ये समझिए कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, N1 मतलब समझ रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ कम होगा। क्या समझाना चाह रहे हैं, आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर N1 का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग ये वाला, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ये फेरों की जो ये तार लपेटा गया, अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग में तार का जो लपेटा गया फेरा अगर ये ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ कम बनेगा। इस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ से समझ रहे हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसमें वोल्टेज कम होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो जो है कि इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। और यहाँ से भी वही कॉन्सेप्ट है, बस ठीक उसको उल्टा तरीका से बताने का प्रयास कर रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो यानी वोल्टेज कम होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कम होगा। और हमने वही बात तो बोला कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या, अब हम समझते हैं कैसे फेजर डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमने क्या किया था, पहले स्टेप में रेफरेंस पॉइंट लिया था किसको, फाई एम को, तो हम बना लेते हैं पहले, रुकिए हम बना दे रहे हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि ये हमने रेफरेंस मान लिया, ये हो गया आपका क्या हो गया भाई, फाई एम, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि E1 और E2 सेम फेज में है, लेकिन यहाँ पे समझिए π/2 से लैग कर रहे हैं क्योंकि माइनस साइन है, तो 90 डिग्री से क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। तो 90 डिग्री से लैग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम 90 डिग्री से लैग करा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बन गया भैया, 90 डिग्री लैग कर गया, ठीक है। कौन, E1 और E2 सेम फेज में होंगे, यानी यहाँ पे E1 मान लेते हैं तो यहाँ पे E2 होगा, सेम फेज में होगा, ठीक है। और E2 की वैल्यू चूंकि इस पे डिपेंड कर रही है तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे बना दिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जितना बताए हैं तो यहाँ पे लग गया। देखिए हमने इसको रेफरेंस मान लिया और E1 और E2 सेम फेज में है, इसीलिए देखिए सेम फेज में बना दिए, E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है। और यहाँ पे π/2 माइनस में लिखा है, मतलब 90 डिग्री से लैग कर, लैग का मतलब नीचे बनाएंगे, पीछे है, लैग माने पीछे होना, तो देखिए ये 90 डिग्री कम है। तो इतना समझ में उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझिए। देखिए हमने एक चीज़ आपको बताया था कि ये भी क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज V1 बोल देंगे और यहाँ पे V2। चूंकि नो लोड का कंडीशन है तो V2 को हमको लेना ही नहीं है, हमारा काम है किसका, V1 का, यानी टर्मिनल वोल्टेज का। तो आप समझिए ये कि अगर नो लोड की कंडीशन में अगर देखें तो V1 जो है E1 के इक्वल होगा लगभग में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V1 जो है वे E1 के इक्वल होगा। तो जब V1 E1 के इक्वल है, इसका मतलब कि यहाँ पे जितना बड़ा E का बनाया है ये लाइन, उतना ही इसका ही बनाया है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, आइए समझते हैं फेजर इस वाले से। देखिए V का मतलब क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, और E का मतलब क्या है, EMF। EMF कौन सा, इंड्यूस्ड EMF।
तो देखिए V टर्मिनल वोल्टेज, यानी ये जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो उस समय जो वोल्टेज होता है, सप्लाई का जो वोल्टेज है उसे V से दिखाते हैं, और इसमें जो इंड्यूस हुआ ईएमएफ फ्लक्स चेंज होने के बाद उसे हम ई से दिखाते हैं। अब आप बताइए कि ईएमएफ जब बनता है तो अपोजिट दिशा में लेके बनता है, और इधर ये जा रहे हैं भाई साहब, इधर ये, यानी जो V और E होते हैं ये इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना बड़ा E1 है उतना ही इसके ठीक अपोजिट में क्या करेंगे, हम V1 बना देंगे। उम्मीद करते हैं एकदम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि V1 तो बन गया भाई साहब, लेकिन यहाँ पे I1 का क्या कॉन्सेप्ट है, I1 का, क्योंकि भाई V1 है तो I1 होगा ही, यहाँ पे तो I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो I1 किस दिशा में होगा, तो जिधर भाई V1 जाएंगे उधर ही तो I1 जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे I1 की भी दिशा क्या होगी, यही होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, चलिए तो अब हम क्या देख रहे थे भाई, I1 के बारे में। अब यहाँ पे समझिए कि I1, यहाँ पे जो I1 है, चूँकि V1 लिए तो I1 लिए है, और यहाँ पे I1 क्या है, ये तो I0 ही तो है, क्योंकि I1 का मतलब क्या है, I0, क्योंकि जब यहाँ पे ओपन सर्किट है तो इस केस में I1 I0 के इक्वल है, इसलिए I1 ना लिख के हम I0 लिखेंगे। लेकिन I0 में भी क्या चीज़ है, हमने बताया कि आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक IM मिलेगा और एक IW मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पे I1 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हैं और ये दोनों अलग अलग दिशा, होना चाहिए तो V1 I1 के ही दिशा में, लेकिन इसके दो कंपोनेंट अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, तो ये IM हमने बताया था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, यानी ये कोर को मैग्नेटाइज करता है। कोर को मैग्नेटाइज करना का मतलब फ्लक्स को जनरेट करता है, यानी फ्लक्स जनरेट हुआ किसके कारण, आई म्यू के कारण। तो जिधर फ्लक्स जाएगा उधर ही आई म्यू जाएगा, यानी इसी की दिशा में आई म्यू बना देंगे। लेकिन जो वर्किंग होता है, जो कार्य होता है, वे सप्लाई दिए V1 तो उसी की दिशा में तो कार्य भी होगा, यानी V1 जब सप्लाई दिए तभी काम हुआ, इसीलिए यहाँ पे IW लिख देंगे। बात समझ में आ गया। तो देखिए आई म्यू इधर चला गया, IW इधर चला गया, लेकिन आप जानते हैं कि टोटल तो जो करंट है हमारा I0 फ्लो कर रहा है, इसलिए अगर हम देखें इसका टोटल करंट लें तो ऐसे हमें पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर एडिशन से ये हमारा टोटल करंट हो जाएगा क्या, I0। बात समझ में आ गई। आप पढ़े हैं कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हैं, ये जो है आपका रिजल्टेंट होता है, तो वही हमने लगाया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर I0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू फार्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। लेकिन चूंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है आई म्यू और IW के बीच में, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा काम खत्म हो गया, यानी A² + B², और A की जगह क्या है आई म्यू है और B की जगह क्या है IW, तो हम इसीलिए लिख दे रहे हैं रूट में आई म्यू स्क्वायर प्लस में IW²। तो ये जो है आपका नो लोड कंडीशन में नो लोड करंट I0 का फार्मूला हो गया रूट में आई म्यू स्क्वायर प्लस में IW²। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फटाफट, ये लास्ट है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एंगल बना वे φ0 बना, तो इस केस में देखिए ये एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो यानी ये बेस हो गया, तो ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस, तो यहाँ से कौन सा रिलेशन होता है बेस अपन हाइपोटेनस का, cos φ0 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं बेस यानी IW अपन में I0, तो IW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से I0 cos φ0, ठीक है ना, IW, तो इसको इधर भेज दीजिए तो IW इक्वल टू I0 cos φ0। तो देखिए जो वर्किंग कंपोनेंट है यानी वर्किंग करंट, उसका फार्मूला आप ये लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये इतना जब φ0 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में φ0 लिख सकते हैं ना इतने को। तो देखिए तो इसको यहाँ से अगर आप देखें, ये मान लीजिए कि आपका एंगल हो गया तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो बेस अपन हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, बेस अपन हाइपोटेनस क्या हो गया भाई cos φ0,
और यहाँ पे बेस आपका क्या आई म्यू है, और यहाँ पे हाइपोटेनस पे क्या है भैया आपका आई नॉट है। तो आई म्यू लेकिन यहाँ पे फाई नॉट एंगल नहीं रहेगा, 90 माइनस में ये रहेगा ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 90 माइनस में फाई नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आई म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस 90 माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए आई नॉट हो जाएगा कॉस 90 पे साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन फाई नॉट। देखिए ये किसका फार्मूला हो गया, आई म्यू का। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का ये फार्मूला, और ये वर्किंग कंपोनेंट का फार्मूला, और ये निकालने का उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला है। नो लोड करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ऐसे निकाल लेंगे। 3 चीज़ क्लियर हो गया। ये सारी जितने भी चीज़ें बताएं, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और है, ये समझ लीजिए, देखिए कॉस फाई नॉट को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ और क्या है, देखिए ये आई नॉट हमने क्या बताया, नो लोड करंट है, और जो नो लोड करंट होता है ये 2 से 5% ही केवल होता है किसका, ऑफ फुल लोड। फुल लोड यानी जो टोटल यहाँ पे जो लोड दिया जाएगा, टोटल जितना भी फुल लोड होगा उसका 2 से 5% केवल आई नॉट होता है, बस 2 से 5% ओनली। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट नो लोड ट्रांसफार्मर विथ फेजर डायग्राम का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम जैसे यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाए, चूँकि ये तो बहुत आसान हो गया नो लोड के कंडीशन में, लेकिन अगर मान लीजिए लोडेड ट्रांसफार्मर हो तो क्या करेंगे। लोडेड ट्रांसफार्मर है यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड है, पहली बात। और अब लोड किस प्रकार का कनेक्टेड है, रेजिस्टिव लोड है यानी प्रतिरोध लगा है, इंडक्टिव लोड है यानी कोई प्रेरक लगा हुआ है, कैपेसिटेटिव लोड है यानी संधारित्र कैपेसिटर लगा है। तो अलग अलग लोड होता है, तो अलग अलग फेजर डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो अगली वीडियो में हम लोडेड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम को समझेंगे, और ये जितनी भी सारे चीज़ें बताए हैं इसको आप दिमाग में छाप लीजिए, और आप ऐसे अगर समझ गए होंगे तो लिख लेंगे, और लिखने का तरीका नहीं पता है तो नोट से प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए। धन्यवाद।